एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपकी परीक्षाओं का डेट आ चुका है, चाहे वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो या गोरखपुर विश्वविद्यालय या जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सबकी परीक्षाओं का डेट आ चुका है। अब आपको ये जो 1 महीने का टाइम है, यानी कि आपका परीक्षा से लेकर के इधर जो गैप बन रहा है वो परीक्षा तक लगभग 1 महीना आपको कठिन परिश्रम करना है और इसी पे पूरा आपका 2 साल डिपेंड कर रहा है। जो बच्चे इस समय सेकेंड ईयर की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको पता है कि पिछली बार कई विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं आयोजित नहीं की थी, ना तो परीक्षा आयोजित हुआ था, ना तो किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल परीक्षा हुआ था। अब जो इस साल आप नंबर पाएंगे उसी नंबर पे डिपेंड करेगा कि आप पिछला रिजल्ट जो आपका होगा उसी पे डिपेंड करता है। तो आपका 1 साल का यही पूरा मेहनत था, परिश्रम था और ख़ासकर ये जो 1 महीना है आपका आज से लेकर के एग्ज़ाम पीरियड तक, वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको ये 1 महीना पूरा लग करके तैयारी करना है जिससे आपको अच्छे नंबर मिले और जो फर्स्ट ईयर का पेपर आपका नहीं हुआ था उस पर भी जो नंबर चढ़ना है वो भी आपको अच्छे नंबर उसमें भी मिल जाएं। तो 1 महीना आपको कठिन परिश्रम करना है, अच्छे से मेहनत करना है। तो इस 1 महीने को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर है। हम कंटिन्यू क्लास चला रहे थे और हमने आपको बार बार बताया कि हमारे चैनल पे लगभग सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आप एशियन ग्लोरी करके एशियन ग्लोरी लिखिए और आगे उस टॉपिक का नाम लिखिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। आप कंटिन्यू उसको देखते रहिए। बाकी जहाँ तक क्लास की बात है, अगर आपको कोई क्लास उस पर नहीं मिल रहा है तो आप मैसेज कर दीजिए कि आपके चैनल पे ये टॉपिक उपलब्ध नहीं है, उस पर हम वीडियो बना देंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि अधिकतम जो टॉपिक है वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो उसको जा करके एशियन ग्लोरी आगे डालिए और फिर टॉपिक का नाम लिख दीजिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। अब शुरुआत आज हम जो करने जा रहे हैं, आपसे हमने परसों एक वीडियो बना के कहा था कि आपको हम अब फिर से क्लास देने की शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो क्लास होगा वो हमने ये तय किया था कि एक बहुत ही सहज टॉपिक जो है वो वृत्ति के रूप में शिक्षण, टीचिंग एज ए प्रोफेशन। अब वृत्ति है क्या, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि वृत्ति क्या है। तो ऊपर आप एक हेडिंग देख रहे हैं, व्यवसाय या वृत्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। यानी कि प्रोफेशन है क्या, वृत्ति है क्या, व्यवसाय है क्या, सबसे पहले हमको इसी को समझना होगा। तो हम जानते हैं कि हर आदमी की अपनी अपनी ज़रूरत है, अपनी अपनी आवश्यकता है और अपनी अपनी ज़रूरत, अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको धन की ज़रूरत होती है। पहले ज़माने में जब प्राचीन काल में आप जाएंगे तो वस्तु विनिमय होता था कि एक वस्तु के बदले हम दूसरा वस्तु प्राप्त कर लेते थे। जैसे अगर हमारे पास चावल है, किसी के पास गेहूं है और हमको गेहूं की ज़रूरत है, उसको चावल की ज़रूरत है, तो हम ढूंढ लेते थे कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और हम अदला बदली, यानी सामानों की, वस्तुओं की अदला बदली कर लेते थे, जिस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ तब से हमको सारी वस्तुएं, सारी सेवाएं हमको धन खर्च करके मिल सकती हैं। तो जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी ज़रूरत है, उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास एक साधन, एकमात्र साधन कह लीजिए कि वो धन है। तो धन हमारे पास आएगा कहाँ से, हमको कुछ ना कुछ करना होगा, तो हम कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं। यानी जीविकोपार्जन का हमारा जो तरीका होता है, जीविकोपार्जन का मतलब कि हम अपने जीने के लिए, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जहाँ से हम धन कमाते हैं वो हमारा व्यवसाय होता है। यानी जीविकोपार्जन का जो तरीका होता है उसी को हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय को अगर आप देखेंगे तो व्यवसाय एक जो है वो बड़ा व्यापक शब्द है, संकुचित शब्द नहीं है। व्यवसाय जो है वो बहुत ही व्यापक शब्द है और व्यापक शब्द इस संदर्भ में कि आप जीविकोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जहाँ से भी धन कमाते हैं वह धन जहाँ से आता है उसी को हम व्यवसाय कहते हैं।
अब व्यवसाय जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, यानी अपनी ज़रूरतों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए हम धन जहाँ से कमाते हैं वही हमारा व्यवसाय होता है। अब वृत्ति क्या है, व्यवसाय या वृत्ति? तो व्यवसाय हमने बताया कि व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, लेकिन वृत्ति क्या है? वृत्ति के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो व्यवसाय और वृत्ति में थोड़ा सा अंतर होता है। व्यवसाय आप उसको भी कह सकते हैं जो किसी बिना ट्रेनिंग के हम कर लें। जैसे हम कोई अगर दुकान खोल लिए तो उसका ट्रेनिंग हम करने नहीं गए, लेकिन अगर हमने एमबीए करके, हमने बीटेक करके, हमने कुछ और करके अगर कुछ किया तो व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय के अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्य रूप से उसको हम व्यवसाय नहीं कहते हैं, उसको वृत्ति कहते हैं, उसी को प्रोफेशन कहते हैं, उसी को वृत्ति कहते हैं, उसी को प्रोफेशन कहते हैं। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा व्यवसाय है, यानी व्यवसाय के अंतर्गत ही वृत्ति आता है। हमने बताया कि व्यवसाय जो है वो एक व्यापक शब्द है, लेकिन व्यवसाय में आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी कौशल को, बिना बौद्धिक क्षमता को बढ़ाए आप अगर कहीं से पैसा कमा रहे हैं तो व्यवसाय के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब हम वृत्ति की चर्चा करेंगे तो वृत्ति का मतलब होता है कि हम उस कार्य को करने के लिए, हम धन को कमाने के लिए जब उचित रूप से अच्छी शिक्षा लेते हैं, अच्छा प्रशिक्षण लेते हैं, अपने बौद्धिक स्तर को उस तक ले जाते हैं, अपने अनुभव को इकट्ठा करके उसमें लगाते हैं, तो इस टाइप से जब हम पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं उसी को हम वृत्ति कहते हैं। यानी कि वृत्ति का मतलब कि जब हमको उस विशिष्ट कार्य के लिए, हमको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, किसी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता हो, अपने विशिष्ट अनुभव की आवश्यकता हो, अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, विशिष्ट कौशल अपने में डेवलप करने के लिए, अगर ये सारी चीज़ें हमको करना है किसी भी व्यवसाय को करने के लिए तो वो वृत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको 5 साल की ट्रेनिंग करनी है। आपको टीचर बनना है तो आपको टीचर बनने के लिए 2 साल बीएड, 2 साल डीएलएड कुछ आपको करना है। आपको वकील बनना है तो आपको 3 साल एलएलबी करना है। आपको अगर और अच्छा वकील बनना है तो आप एलएलएम कर सकते हैं। मतलब ये जो वृत्ति आप देख रहे हैं इसमें किसी न किसी शिक्षा की, किसी न किसी कौशल की, किसी न किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी जब आप बिना शिक्षा, बिना व्यवसाय, बिना कौशल अर्जित किए ही कोई काम करते हैं और उससे धन अर्जित करते हैं तो व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और व्यवसाय के अंतर्गत ही वृत्ति आता है। लेकिन वृत्ति में हमको करना क्या होता है? कोई विशेष कौशल अर्जित करते हैं, कोई अच्छी शिक्षा अर्जित करते हैं, अपने अनुभवों के संगठन को हम बढ़ाते हैं और अच्छे कौशल को इकट्ठा करके हम उस कार्य को जब करने जाते हैं तो वह वृत्ति कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस हल्का फुल्का है, आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्ति जो है वो व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है, लेकिन विशेष कौशल की जरूरत होती है और उसके लिए हमको शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जब शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके हम कोई कार्य करने जाते हैं और अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता, अपने जो भी हमको धन की ज़रूरत होती है उसको जब हम जीविकोपार्जन के लिए जो हमारा तरीका होता है उसको करने जाते हैं किसी शिक्षण प्रशिक्षण करने के बाद, तो वह वृत्ति के अंतर्गत आता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बिना प्रशिक्षण के व्यवसाय हो गया और जब हम शिक्षण प्रशिक्षण करके जाते हैं तो ये वृत्ति के अंतर्गत आता है। हालांकि जो वृत्ति है वो व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप देखे होंगे बहुत सारे दुकानदार ऐसे होंगे कि अनपढ़ हैं लेकिन वो दुकान चला रहे हैं, किसी प्रकार का कोई शिक्षण नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं, फिर भी वो जीविकोपार्जन करने के लिए अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, पान बेच रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं। तो उनका तो वह व्यवसाय है, लेकिन उसको वृत्ति आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए उन्होंने किसी प्रकार की शिक्षा, किसी प्रकार का प्रशिक्षण, किसी प्रकार का कौशल उन्होंने अर्जित नहीं किया है। वो करते करते सीख गए हों अलग चीज़ है, लेकिन किसी विशेष प्रकार की शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल उस काम को करने से पहले उन्होंने अर्जित नहीं किया, तो वो व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और व्यवसाय के अंतर्गत ही वृत्ति आता है, लेकिन वृत्ति में हम पहले कौशल,
प्रशिक्षण और शिक्षण की व्यवस्था होती है उसको अर्जित करके तब हम उस विशिष्ट कार्य को करने जाते हैं, और जब हम उस विशिष्ट कार्य को करते हैं तो वही वृत्ति के अंतर्गत आता है। इसके आगे अब हम जो वृत्ति होता है वह बौद्धिक कौशल पर आधारित सेवा प्रदान करता है। बौद्धिक कौशल पर आधारित यानी जब हम शिक्षण प्रशिक्षण कौशल अर्जित करते हैं तो बौद्धिक कौशल हो गया, और बौद्धिक कौशल अर्जित करके ही हम क्या करते हैं, जो कार्य करने जाते हैं उसी को हम वृत्ति कहते हैं। जो वृत्ति होता है वह व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। जैसे हम डॉक्टर अगर बनेंगे तो अपने लिए नहीं बनेंगे, हमारा केवल जो जरूरत है वो पैसा है, धन है, वो तो व्यक्तिगत हो गया। और सामाजिक जरूरत जो है कि जिसकी भी तबीयत खराब होगी, जिसकी भी बीमारी होगी, उसका हमको इलाज करना है, इलाज के बदले यानी सेवा के बदले हमको पैसा मिलेगा। अगर हम एक शिक्षक हैं तो हमारी ज़रूरत है जीविकोपार्जन की, हमारी आवश्यकता है धन की, लेकिन जो हमारे पास आएगा, जो समाज अपने बच्चे को हमारे पास भेजेगा, उस समाज की अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं को हमको पूरा करना होगा। अगर डॉक्टर उस मरीज को ठीक नहीं कर पाता है तो वह मरीज दोबारा उसके पास नहीं आएगा। अगर शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाता है तो शिक्षक फिर उसके पास बच्चे फिर उसके पास नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम अपनी सेवा अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं है तो वो जो हमारी वृत्ति है वो फिर लंबे समय तक नहीं चल सकती है। यानी हमको अपने वृत्ति के साथ साथ प्रतिबद्धता जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें अच्छा करें, बेटर करें, जिससे जो समाज की अपेक्षाएं हैं हमारे प्रति वो पूरा हो सके। अगर एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक टीचर है, एक वैज्ञानिक है, एक चाहे जो वृत्ति आप ले लीजिए, एक पत्रकार है, अगर अपने जो पत्रकारिता है, अपना जो शिक्षण कार्य है, अपना जो वकालत है, अगर वो अच्छे से नहीं करता है, अपने ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं करता है, अपने वृत्ति के प्रति वह प्रतिबद्ध नहीं है, तो उसकी जो वृत्ति है, उसका जो व्यवसाय है, उसका जो कार्य है वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वृत्ति होती है वह व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक भी होती है। यानी हम अपना, अगर शिक्षण हमारा व्यवसाय है, हमारी वृत्ति अगर शिक्षण है, तो केवल यह हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है, ये समाज की भी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। इसलिए ये जो वृत्ति होती है वो व्यक्तिगत भी होती है और सामाजिक भी होती है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम वृत्ति की विशेषताओं की बात करें, अगर हम वृत्ति की विशेषताओं की बात करें, आप एक एक करके अपना हेडिंग लिखते जाइएगा, हम बोलते चले जा रहे हैं, हेडिंग आप लिखते चले जाइएगा। हमने बार बार आपसे कहा है कि आप जब भी क्लास लेने बैठिए तो आप कागज़ कलम के साथ बैठिए। अगर कागज़ कलम के साथ आप नहीं बैठते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे समझते हैं। वृत्ति आपको समझ में आ गया होगा, व्यवसाय आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बिना किसी कौशल को अर्जित किए, बिना किसी प्रशिक्षण के कार्य करने जाते हैं तो व्यवसाय होता है। अब जब हम कौशल को अर्जित कर लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वृत्ति हो जाएगा। या व्यक्तिगत भी होता है या सामाजिक भी होता है। यही इतना हम अभी आपको हम समझाए हैं। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले जब हम किसी वृत्ति को अपनाते हैं, पहला विशेषता कि जब हम किसी वृत्ति को अपनाते हैं तो हमको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। यानी एक लंबी अधिगम की प्रक्रिया से गुजरना होता है। हमको कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई कौशल अर्जित करने होते हैं, और उस विशिष्ट कार्य के लिए सारे कौशल अर्जित करने होते हैं जो हमको कार्य करना है। अगर हमको टीचर बनना है तो हमको बीएड में 2 साल की ट्रेनिंग लेनी है। अब 2 साल की ट्रेनिंग आप किस प्रकार से ले रहे हैं वो आपको पता है कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको पता है। क्या हो रहा है आप सबको पता है। आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है पढ़ने के लिए, आप कितने कौशल अर्जित कर रहे हैं वो आपको पता है। कि आपके विद्यालय में क्या सिखाया जा रहा है वो आपको पता है। उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम कोई वृत्ति करने जाते हैं, हम वृत्ति कोई अपनाते हैं, तो उसके पहले हमको एक लंबी शिक्षा, एक कौशल, एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये इसकी पहली विशेषता हो गई। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो इसमें किसी न किसी विशिष्ट कौशल का अर्जन करना होता है। कोई ना कोई विशिष्ट कौशल का अर्जन का मतलब, अगर हमको शिक्षक बनना है तो हमको डीएलएड करना है और पढ़ाने का कौशल लेना है। अगर हमको डॉक्टर बनना है तो 5 साल की ट्रेनिंग करेंगे और हमको
किस प्रकार से चिकित्सा करना है, किस प्रकार से हमको दवा देना है, किस प्रकार से सुई लगाना है, किस प्रकार से हमको ड्रिप चढ़ाना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे कौशल आपको अर्जित करने होंगे। और उसके लिए सामाजिक अनुमति जरूरी होता है। बिना सामाजिक अनुमति के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जिस कार्य को आप, स्वतंत्रता आपको मिला हुआ है संविधान में, लेकिन स्वतंत्रता सीमित है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो आपके मन में आया कि हम ये कर दें, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। स्वतंत्रता है लेकिन सीमित स्वतंत्रता है, ये आपको मान के चलना है। अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब एक क्षेत्र विशेष हमने चुन लिया तो विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हमको करनी ही है, यानी विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति। तो सबसे पहला हमने हेडिंग आपको बताया, हेडिंग आप लिखते जाइएगा कि अधिगम की लंबी प्रक्रिया से इसमें गुजरना पड़ता है, ये पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग हमने बताया कि विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हमको करनी होती है। तीसरा हमने बताया कि विशिष्ट कौशल का अर्जन करना होता है। चौथा हेडिंग है व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति। ये हमने आपको समझा दिया कि व्यक्तिगत कैसे होता है, हमको अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है। और सामाजिक कैसे होता है कि अगर हम टीचर हो गए तो हमको समाज के बच्चों को पढ़ाना है। समाज जो चाहता है कि हमारे बच्चे कैसे बने, उसी प्रकार से शिक्षण करके हमको उनको उसी टाइप से बनाना है। अगर समाज कुछ और चाहता है और हम बच्चों को कुछ और टाइप का शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा शिक्षण प्रशिक्षण ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये आपको पता है। तो जैसी समाज की आवश्यकता है उसी प्रकार का हमको शिक्षण करना होगा। ये चौथा हो गया, यानी इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामाजिक प्रतिबद्धता हमने बताया आपको। सामाजिक प्रतिबद्धता क्या है, यानी समाज जैसा चाहता है वैसा ही हमको करना है और समाज के प्रति हमको प्रतिबद्ध रहना है कि आप जो चाह रहे हैं वैसा ही हम करेंगे। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हम करेंगे। यानी कि समाज अगर चाहता है कि अच्छे नागरिक तैयार किए जाएं, देश अगर चाहता है कि अच्छे नागरिक तैयार किए जाएं, तो एक टीचर का काम है कि अच्छा नागरिक तैयार करे। उसके बाद उचित फीस का अधिकार होता है। कोई भी वृत्ति अगर आप अपनाते हैं तो आप वहाँ पे उचित फीस ले सकते हैं। उचित फीस का मतलब कि जब अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमको उचित फीस लेने का अधिकार है। अगर हम डॉक्टरी कर रहे हैं तो हमको उचित फीस लेने का अधिकार है। अगर हम वकालत कर रहे हैं तो हमको उचित फीस लेने का अधिकार है। तो इस प्रकार से अगर हम कोई भी वृत्ति अपनाते हैं तो वहाँ पे हमको उचित फीस लेने का अधिकार है। अगली विशेषता है कि आचार संहिता हर वृत्ति के साथ जुड़ी होती है। आचार संहिता क्या होती है, आप चुनाव के समय आचार संहिता देखे होंगे कि चुनाव आचार संहिता, लेकिन हर वृत्ति में, हर व्यवसाय में एक आचार संहिता होती है। जैसे अगर किसी का नाम टीचर के रूप में आता है तो आपके दिमाग में आता है कि वो किस प्रकार से होंगे, उनका व्यवहार किस प्रकार से होगा। अगर आप किसी वकील का नाम आपके सामने लिया जाए, बता दिया जाए कि ये वकील हैं, तो एक खाका दिमाग में आपके एक रूपरेखा बनता है कि उनका व्यवहार किस तरीके से होगा। अगर पुलिस बता दिया जाए तो वो उसका व्यवहार आपके दिमाग में घूमता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार करता होगा। यानी जो एक आम व्यापारी, जो एक आम कर्मचारी समाज में, सड़क पे, चौराहे पे जो कर सकता है वह एक टीचर नहीं कर सकता है। आप भली भांति इससे परिचित होंगे। यानी अगर हम खड़े होकर के किसी चौराहे पे कोई काम करते हैं, ऐसा काम कि जो समाज नहीं चाहता है, समाज कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों में भी वही गुण चले जाएंगे, तो हर जितने भी वृत्ति होती है सब में कोई ना कोई एक आचार संहिता जुड़ी होती है और उसी आचार संहिता के अंतर्गत रहते हुए हमको कार्य करना होता है। उसके बाद वृत्तिक संघ की स्थापना का भी अधिकार होता है। जैसे हमने कोई वृत्ति अपनाया, जैसे शिक्षक है तो शिक्षक संघ होगा, डॉक्टर है तो डॉक्टरों का यूनियन होता है, वकील है तो वकीलों का यूनियन होता है। यानी हर वृत्ति में एक अपना संघ की स्थापना करने का अधिकार उनको मिला हुआ है। और लास्ट है कि हर वृत्ति में स्वायत्तता और स्वनियमन के लक्षण पाए जाते हैं। यानी अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, आज यहाँ खड़े होकर टीचिंग कर रहे हैं, तो हम स्वायत्त हैं कि हम किस प्रकार के अपने नियम कानून बनाएंगे। हम 5 बजे क्लास चलाएंगे कि 9 बजे चलाएंगे कि 7 बजे चलाएंगे कि दोपहर में 12 बजे चलाएंगे, ये हमारे ऊपर है। हम यहाँ तय कर सकते हैं कि हमको किस प्रकार से क्लास चलाना है, ये हमारा अधिकार है, ये किसी और का अधिकार नहीं है। तो हर वृत्ति में स्वनियमन और स्वायत्तता का अधिकार होता है, उसमें उसके लक्षण पाए जाते हैं। अब अगले क्लास में, गर्मी ज़्यादा है
फिर दूसरे क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण एक वृत्ति के रूप में, टीचिंग एज ए प्रोफेशन। आप जानते हैं कि जैसे ये कहावत है कि हर जगह भगवान नहीं उपलब्ध हो सकते, हर जगह पे भगवान उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने माँ बनाया है। माँ का मतलब हो गया कि जो देखभाल ईश्वर हमारे साथ करता है, हमारे ऊपर ईश्वर की जो नज़र होती है वही नज़र माँ की होती है। माँ उतनी सेवा करती है जितना हमारे ऊपर ध्यान, हमारे ऊपर जो परोपकार एक तरीके से आप कह लीजिए कि ईश्वर का होता है। उसी प्रकार से आप कह लीजिए कि जो ज्ञान की देवी सरस्वती है, ज्ञान की देवी जो सरस्वती है, हर जगह तो उपलब्ध है नहीं, लेकिन उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक शिक्षक को बनाया है कि जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसका आप क्या करिए, प्रसार करिए। तो शिक्षक का काम है, जो विद्यादायिनी ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में एक शिक्षक अपने ज्ञान को प्रचारित करता है, प्रसारित करता है, संरक्षित करता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो शिक्षा जो एक वृत्ति के रूप में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि आगे आपसे हम चर्चा करेंगे कि कितना पुनीत कार्य ये है कि आप अगर अच्छे शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ा करके आप शिक्षक बना सकते हैं, अपने से अच्छे शिक्षक बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, कलेक्टर बना सकते हैं, कोई नेता बना सकते हैं, कोई पत्रकार बना सकते हैं। यानी आप अपने यहाँ से ऐसा कोई वृत्ति, ऐसा कोई पेशा, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है कि जिस व्यवसाय के को करने वाले को आप पैदा ना करिए। यानी ऐसा उसको मेंटेन करिए, ऐसा उसको बनाइए कि वो आपसे अच्छा टीचर भी बन सकता है। तो एक टीचर के अंदर ही ये क्वालिटी होती होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।